एस लिख डी लिख पलट दे। जब पलट के लिखेंगे तो डी में आएगा 4 और एस में आएगा 2। अगर क्रोमियम +2 निकालेंगे तो 3d4 रहेगा और 4s 0 हो जाएगा। मैग्नीज के नीचे एटॉमिक नंबर 25 लिख और एस लिख डी लिख पलट दे तो यहाँ पे आएगा 3d5 और 4s2। अगर मैग्नीज से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें 3d4 होगा, यानी क्रोमियम +2 में भी 3d4 और मैग्नी Mn+3 में 3d4। अब ये सवाल है कि क्रोमियम +2 अगर रिड्यूसिंग का मतलब होता है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। सही बात है। अगर कोई D4 में इलेक्ट्रॉन है तो अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन D3 कर दें, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, D में 4 था अब D में 3 कर दें, तो आपको अच्छी तरीके से हम बताए थे स्प्लिटिंग में T2G और EG। तो T2G की एनर्जी कम होती है, वो नीचे होता है, और EG की एनर्जी ज्यादा होती है, ऊपर होता है। स्प्लिटिंग पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला। तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्रोमियम 4 से अगर क्रोमियम D4 से D3 चला जाए तो T2G में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और T2G ये एक तरह का हाफ फील्ड स्टेबल है, इसीलिए क्रोमियम 4 से D4 से D3 में जाना चाहेगी। अब आते हैं मैग्नीज में, Mn में, क्योंकि Mn+3 है और Mn ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि Mn का आपका रिडक्शन होगा, और रिड्यूसिंग का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकलना। तो 4 इलेक्ट्रॉन D5, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, D3 में रह गया। अब यहाँ पे रिडक्शन होगा। अगर Mn+3 है और अगर Mn+3 से Mn+2 भेज दो तो इसका मतलब है Mn+3 से Mn+2 में जाएगा, तो D में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और आप जानते हैं D5 जो है स्टेबल होती है, इसीलिए मैग्नीज अगर +3 में है, Mn+3 में है, तो वो +2 में जाना चाहेगी और वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी करेगी। और क्रोमियम +2 है तो वो +3 में जाना चाहेगी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी करेगी। ये हो गया अगला। अब आएंगे इंटेक्स का सवाल है कि E0 Mn+2 से M द कॉपर वैल्यू इज कह रहा है +0.34। कह रहा है कि अगर आप रिडक्शंस करते हैं और कॉपर की वैल्यू E0 वैल्यू पॉजिटिव आती है तो बताना है व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। क्या थोड़ा हिंट दिया है इंटेक्स में। अब आओ हिंट के बजाय मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। पहला कहानी क्या, अगर कोई कॉपर सॉलिड है और कॉपर गैस बनाएंगे तो इसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटामाइजेशन। कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस गई तो इंथैल्पी ऑफ एटामाइजेशन। ये क्या होता है, किसी भी एटम से अगर कोई आपका पूरा पूरा एक मॉलिक्यूल है या एटम से बना हुआ है, उसका एक एटम निकालने में जो एनर्जी खर्च, मान लो कॉपर इतना बड़ा है, उसकी एक एटम निकालने में जो एनर्जी खर्च होगी उसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटामाइजेशन। तो ये हो गया। अब जब कॉपर इंथैल्पी ऑफ एटामाइजेशन हुआ तो फिर कॉपर गैस से कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो इसका मतलब है इसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अगला क्या होगा, कॉपर +2 पानी ले लेगा, इसके ऊपर लग जाएगा तो हाइड्रेशन होगा। अब देखिए यही सबसे लॉजिक चीज है, जब कॉपर का रिडक्शन होता है यानी कॉपर +2 से कॉपर में जाती है तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन, एक होता है इंथैल्पी ऑफ एटामाइजेशन, एक होता है इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन और एक होता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब ये ओवरऑल ये तीनों मिला के तब जाके इंथैल्पी बनती है SRP, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। यही मेन चीज समझना था, ये 3 प्रोसेस इसमें होती है। अब क्या होगा, अब देखिए कॉपर सॉलिड जो 3 प्रोसेस हुआ, अब यहाँ पे कॉपर इको से पलट के लिख दो तो कॉपर सॉलिड हो गया। मैंने ऐसे लिखा, अब इसको पलट लिख दो, इसमें 3 प्रोसेस तो लगा होगा तब जाके ये हुआ होगा। अब क्या होगा, इसमें जो एनर्जी लगी एनसीईआरटी तो है एनर्जी की बात आती है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर एंथैल्पी ऑफ एटामाइजेशन होता है तो ये इंडोथर्मिक होता है, यानी हीट उसी में रह जाएगी। हमने आपको पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी इंडोथर्मिक होती है, हीट इसी में रह जाएगी। और एक होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यानी इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। अब यही पूरा खेल है, यानी 2 तो हीट उसी में रह जाएगी और एक हीट से बाहर निकलेगी।
तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि टोटल एनर्जी इनपुट जितना आपने उसमें अंदर दिया, तो कह रहा है टोटल एनर्जी अगर इनपुट फ्रॉम कहां से, हाई एटमाइजेशन एंड आयोनाइजेशन इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन। यानी आपने उसके अंदर एनर्जी दिया, कहां से दिया, एटमाइजेशन का, कहां से गया, आयोनाइजेशन से, ये ज्यादा होती है एनर्जी रिलीज से, इसलिए वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। इसीलिए कापर प्लस टू से कापर जीरो में जाने में वैल्यू पॉजिटिव होती है। उसमें आपने एनर्जी लगाया कहां से, एटमाइजेशन, एटम बनाने में, कहां से एनर्जी लगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, और कहां से एनर्जी लगा, हाइड्रेशन से। तो एटमाइजेशन और आयोनाइजेशन ये इंडोथर्मिक थे और हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक था। तो इंडोथर्मिक वाली वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सो, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपको बेटा ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूं बच्चों, ये आप आगे 30 साल तक अगर पढ़ते रहेंगे तो यही लेक्चर मिलेगा, कोई बदलाव नहीं होगी। और नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद अगले वीडियो में।